टाइम था 8 जून 2026 का और जगह थी यूपी के मेरठ का कपसाड़, जब सुनीता देवी नाम की 47 साल की एक महिला अपनी बेटी रूबी को लेकर इस टाइम खेतों में जा रही थी, क्योंकि वो अपनी बेटे और बेटी के साथ वहां पर मौजूद खेतों में जो गन्ने लगाए गए थे उनकी वो लोग सफाई किया करते थे। तो आज भी सुनीता देवी बाकी दिनों की तरह अपनी बेटी को अपने साथ लेकर खेतों की तरफ निकल पड़ती है, लेकिन आज इसके बेटे नरसी कुमार को घर पर थोड़ा बहुत काम था, जिसके चलते वो अपनी माँ के साथ और अपनी बहन के साथ नहीं निकल पाया। वो अपने घर पर ही यूं ही काम करता रहता है, लेकिन उसकी माँ के और बहन के जाने के कुछ ही देर बाद उसका भी काम बन जाता है और उसके बाद वो भी खेतों की तरफ निकल पड़ता है। अभी सुनीता देवी और उसकी बेटी रूबी यहाँ पर बीच में पड़ने वाली नहर पर ही पहुंचे थे कि उसी टाइम उन्होंने ये चीज देखी कि यहाँ पर 3 से 4 लोग आ चुके हैं और ये कोई और नहीं जबकि इन्हीं के गांव में रहने वाला पारस सोम है। जैसे ही पारस उन दोनों के पास पहुंचता है तो उसने जाकर रूबी के हाथ को पकड़ लिया और उसके बाद वो उसे वहां से लेकर जाने लगता है। वो ये बात कहता है कि वो इससे बहुत ज्यादा प्यार करता है और वो इसे अपने साथ ले जाना चाहता है। और इसी बीच सुनीता देवी इन दोनों के बीच आती है और बीच बचाव करते हुए ये बात वो पारस से पूछने लगती है कि वो इसकी बेटी को कहां पर लेकर जाने वाला है, आखिरकार उसके मन में क्या कुछ चल रहा है। और इसी टाइम इन लोगों के बीच खींचातानी चलने लगती है। आपस में इन लोगों के बीच इस टाइम लड़ाई वाला माहौल बन चुका था। पारस इस बात के लिए बिल्कुल तैयार था कि वो रूबी को यहाँ पर छोड़ने वाला ही नहीं, वो उसे अपने साथ कहीं और लेकर जाने वाला है और वो उसके साथ शादी करना चाहता है। लेकिन दूसरी तरफ रूबी की माँ इस बात से साफ इनकार कर चुकी थी और वो अपनी बेटी को बचाने के लिए इस टाइम उसके साथ लड़ाई कर रही थी। ये लड़ाई लगातार आगे से आगे बढ़ती जा रही थी। लगभग ये लोग 5 से 10 मिनट तक मशक्कत करते हैं और उसके बाद सुनीता देवी के पास जो गन्ने छोलने वाला हथियार था, पारस उसे उठा लेता है और इसी खींचातानी में वो हथियार सुनीता देवी को लग जाता है। जैसे ही सुनीता देवी को ये हथियार लगता है तो वो घायल होकर नीचे जमीन पर पड़ जाती है, लेकिन पारस ने इस चीज के बारे में बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया कि इस टाइम सुनीता देवी कितनी ज्यादा घायल हो चुकी है, जबकि उसका पूरा का पूरा ध्यान इस टाइम रूबी के ऊपर था। इस टाइम वो अपने साथ अपने दोस्त सुनील राजपूत के साथ साथ 2 और लोगों को भी लेकर आया था और कुछ ही देर बाद वो लोग रूबी को पूरे तरीके से अपने कब्जे में लेकर वहां से चले जाते हैं। और इस टाइम नरसी कुमार का घर का सारा काम बन चुका था। वो पीछे पीछे अपनी माँ और बहन के आ रहा था। जैसे ही वो इस स्पेसिफिक जगह पर पहुंचता है तो उसने ये चीज देखी कि इस टाइम यहाँ पर इसकी बहन नहीं है, जबकि इसकी माँ नीचे जमीन पर पड़ी हुई है। ये खून से लहूलुहान है। तो उसने जाकर अपनी बहन के बारे में अपनी माँ से पूछना शुरू किया। इस बारे में भी वो पूछता है कि आखिरकार ये उसे चोट कैसे लग गई और यहाँ पर ये सब चल क्या रहा है। सुनीता देवी जो कुछ भी बता सकती थी उसने वो सारी की सारी बातें अपने बेटे को बताई कि कुछ इस तरीके से गांव के दबंग परिवार का बेटा पारस यहाँ पर आया था और उसके बाद वो तुम्हारी बहन को उठा ले गया। जब वो उसे बीच बचाव कर रही थी, अपनी बेटी को बचाने की कोशिश कर रही थी, तो उसी टाइम उसने उसके ऊपर हमला कर दिया। इस टाइम पारस हद से ज्यादा घबरा चुका था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे, जिसके चलते उसने वापस अपने गांव में फोन किया। जितने भी उसके जान पहचान के लोग थे उन सभी को बताना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ जल्द से जल्द यहाँ पर एक एम्बुलेंस का प्रबंध भी करवाया जाता है। सुनीता देवी को जितना जल्दी हो सकता था हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। एक तरफ तो अभी सुनीता देवी का इलाज चल रहा था, दूसरी तरफ वो लोग इस बारे में भी जानने की कोशिश कर रहे थे कि पारस यहाँ पर आया था, उसके बाद वो उसकी बहन रूबी को अपने साथ लेकर चला गया, तो आखिरकार अब वो उसे कहां पर लेकर गया होगा। अब तक ये बात पूरे ही गांव में फैल चुकी थी और उनका ये कहना था कि ये बंदा पहले भी आकर काफी बार इनके परिवार के सामने ये बात बोलकर जा चुका है कि अगर वो लोग रूबी के और इसके बीच आते हैं, किसी भी तरीके से इन्होंने इन्हें दूर करने की कोशिश की तो उनके लिए अच्छा नहीं रहेगा। हो सकता है इनके पूरे के पूरे परिवार को अपनी जान गंवानी पड़े। इन्होंने जाकर इस टाइम पुलिस में कंप्लेंट कर दी थी। पुलिस ऑफिसर्स आकर इस केस के ऊपर इन्वेस्टिगेशन भी करने लगते हैं। उन्होंने रूबी के बारे में जितना भी वो लोग पता लगा सकते थे उस पता लगाने में उन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन रूबी के बारे में कोई भी अंदाजा नहीं था कि इस टाइम रूबी गई तो गई कहां पर, क्योंकि उनका यही अंदाजा था कि अगर उसने रूबी को किडनैप भी कर लिया है तो जरूर वो उसे अपने घर पर लेकर गया होगा। लेकिन घर पर जाने के बाद ये बात पता चली कि इसका तो पूरा का पूरा परिवार यहाँ से गायब हो चुका है। सिर्फ और सिर्फ उसके दादा दादी यहाँ पर पीछे रह गए हैं और उनका ये कहना है कि हमें तो कोई अंदाजा ही नहीं कि वो लोग कहां पर गए होंगे। पुलिस इस केस के ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर ही रही थी, लेकिन दूसरी तरफ सुनीता देवी की हॉस्पिटल में तबीयत बिगड़ती जा रही थी और कुछ एक टाइम के
बाद ही सुनीता देवी अपनी जान गंवा देती है। और जैसे ही सुनीता देवी ने अपनी जान गंवाई तो पूरे के पूरे गांव में हद से ज्यादा गुस्सा भर चुका था कि कुछ इस तरीके से वो लड़की गायब हो चुकी है। दूसरी तरफ उसकी मां ने अपनी जान गंवा दी। तीसरा अगर देखा जाए तो अभी भी इनके परिवार के लोग यहाँ पर सुरक्षित नहीं हैं। नर्सी का ये कहना था कि अभी अभी उसकी मां ने अपनी जान गंवाई है, लेकिन अभी भी उसके पिता के ऊपर, उसके खुद के ऊपर खतरा मंडरा रहा है। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो अभी भी इनकी बहन के बारे में तो उन्हें कोई भी अंदाजा नहीं कि वो गई तो गई कहां पर, आखिरकार वो दरिंदा उसे कहां पर लेकर गया होगा। और इसी टाइम चंद्रशेखर उनके गांव में जा पहुंचते हैं। उन्होंने जाकर मीडिया से बात करने की कोशिश की। उन्होंने सारी ही बातें मीडिया के सामने रखने की कोशिश की कि इस टाइम इनके परिवार की हालत कितनी ज्यादा क्रिटिकल हो चुकी है। सुनीता देवी तो अपनी जान गंवा ही चुकी हैं, लेकिन अभी भी अगर इनके परिवार के बाकी बचे हुए सदस्यों को देखा जाए तो उनके ऊपर अभी भी खतरा मंडरा रहा है। देखिए, मामला तो इतना जघन्य है कि अगर कोई वास्तविकता में उस दर्द को महसूस करे तो वो रो पड़ेगा। इतना दर्दनाक है। हीरो होता है पिता और माँ ना, वो उनके लिए कुछ भी कर सकते हैं। बेटा पिता से कोई डिमांड कर देता और पिता उसको पूरी कर देते हैं। कहाँ से करते हैं, कैसे करते हैं? अपना जूता नहीं खरीदते, जरूरत के समय अपनी जैकेट नहीं खरीदते और आवश्यकता सामान नहीं खरीदते, लेकिन करते हैं। उस बेटी को कुछ दरिंदे उठा के ले जाने की कोशिश कर रहे थे, उसकी असहमति के बावजूद। तो एक माँ ने, जैसा हमेशा होता है भारत की संस्कृति में, कि माँ अपनी बच्चों की रक्षा के लिए आगे आती, माँ आगे आई और मुकाबला जब करने लगी तो उन दरिंदों ने उस माँ को धारदार हथियारों से उनका सर कुचल दिया। उस बेटी को वो अगवा करके ले गए और उस माँ को जो है उसकी निर्मम हत्या कर दी। सभ्य समाज में किसी भी जाति धर्म के लोग हों, चाहे वो मेरठ के हों, उत्तर प्रदेश के, देश के जिन लोगों ने देखा, जिनके घर में बेटी है, उन सारी माओं को तकलीफ हुई होगी कि इस तरह का जघन्य अपराध की कोई किसी भी तरह से जो है उससे सहमति उस पर दर्ज नहीं करा। हर माँ को, हर पिता को, हर भाई को चिंता हुई होगी कल उसकी बहन के साथ ना हो जाए, कल उसकी बहन के सम्मान के साथ ये ना हो जाए। हर माँ को दर्द हुआ होगा और हर माँ ने इस पीड़ा को महसूस किया। वो रो रहे थे कि आपको आना पड़ेगा, आपको आना पड़ेगा। वो भय के साए में, मैं गारंटी दे कह सकता हूँ, उनके पिस्टल उनके सर पे लगी हुई है, वो बंदूकों की नोक पे है, इसलिए वो रो रो के इंतजार कर रहे हैं कि चंद्रशेखर वहां जाए। लेकिन ये गूंगी, बहरी और तानाशाही सरकार नहीं चाहती कि चंद्रशेखर जाके उन परिवारों की आवाज उठाए। मैंने कल फेसबुक लाइव के माध्यम से मांग की थी कि मुझे डर है, क्योंकि जिस तरह के हमारे सूत्रों से पता लगा कि बेटी गुंडों के पास ही थी, अपराधियों के पास ही थी, तो मुझे डर है कि उस बेटी से जबरन उसको डरा के अपने फेवर में बयान न दिलवा दी जाए। इसलिए मेरी मांग है कि उस बेटी को एक बार परिवार से मिलाया जाए, क्योंकि उस बेटी को नहीं पता क्या क्या हो गया है, उस बेटी की जानकारी में नहीं है, उस बेटी को क्या बीत रही है, वो किस सिचुएशन में, उसको कितना डराया गया है। क्योंकि उसका एक बयान मैंने सुना है कि मेरे परिवार की हत्या का डर दिखाकर उनकी हत्या कर दूंगा, ये गुंडा आरोपी मुझे लेके गया है। और एक मेरा जो सबसे बड़ा डर है, जिस तरह के बयान उसके भाई और पिता के हैं, वो गांव उनके लिए सेफ नहीं है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि उनको शहर में, क्योंकि उस डर के साए में ना वो कानूनी लड़ाई लड़ पाएंगे और ना ही इस अपमान के साथ वो वहां रह पाएंगे। क्योंकि कल वो मुझसे कह रहे थे, माँ तो मारती है, आप माँ को तो नहीं देख पाए, लेकिन पिता को भी मार देंगे, आप आ जाओ। पुलिस के ऊपर लगातार प्रेशर बढ़ता जा रहा था। गांव वालों का ये कहना था कि जब तक रूबी को ढूंढ नहीं लिया जाता, पारस के बारे में पता नहीं लगा लिया जाता, तब तक हम लोग सुनीता देवी का अंतिम संस्कार तक नहीं करेंगे। लेकिन बाद में जब गांव वालों के सामने थोड़ी रिक्वेस्ट की जाती है कि हम लोग इस केस को काफी ज्यादा सीरियसली ले रहे हैं और बहुत जल्द जो मुलजिम है वो हम लोगों के बीच में होगा, तो आखिर में सुनीता देवी का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। पुलिस ने अब इस पूरे के पूरे गांव को पूरे तरीके से अपने कब्जे में ले लिया था। पुलिस बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि कोई भी बाहरी व्यक्ति यहाँ पर आकर इस परिवार को किसी भी तरीके से नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे, जिसके चलते गांव वालों को भी गांव में तब घुसने दिया जा रहा था जब वो लोग जाकर अपना आधार कार्ड या फिर अपनी कोई भी आईडी जाकर पुलिस को दिखा देते थे कि आप लोग विश्वास करिए, हम लोग इसी गांव के रहने वाले हैं। अब ये केस लगातार आगे से आगे बढ़ता जा रहा था। पुलिस ऑफिसर्स लगातार इस केस के ऊपर अपनी नजर बनाए हुए थे। अलग अलग तरह के पॉलिटिशियन आकर इस परिवार की मदद करने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें थावस देने की कोशिश कर रहे थे और इसके साथ साथ विश्वास बढ़ा रहे थे कि उनके साथ न्याय जरूर होगा। कि इसी टाइम गांव में रहने वाले एक डॉक्टर के पास एक कॉल आता है और ये कॉल करने वाला कोई और नहीं जबकि पारस ही था। उसने डॉक्टर को ये बात बताने की कोशिश की कि इस टाइम वो लोग कहां पर हैं, कहां पर जाने की कोशिश कर रहे हैं, और दूसरी तरफ वो डॉक्टर से इस बारे में भी पूछ रहा था कि इस टाइम वहां के हालात कैसे हैं, क्योंकि लगातार पिछले काफी दिनों से वो न्यूज में इस बारे में काफी अच्छे से देख सकता था कि इस टाइम पुलिस ने इनके पूरे के पूरे गांव को पूरे तरीके से अपने कब्जे में ले लिया है। कोई भी व्यक्ति बिना पुलिस की इजाजत के ना तो बाहर आ सकता है और ना ही गांव के अंदर जा सकता है। तो उसे कंफर्म हो चुका था कि वो अब गांव में तो जा नहीं सकता, लेकिन कम से कम इस बारे में तो
तो वो पता लगा ही सकता है कि इस टाइम उसके परिवार के हालात कैसे हैं। लेकिन उसे इस बारे में कोई अंदाजा नहीं था कि इस गांव में जितने भी अब फोन आ जा रहे हैं उन सभी को पुलिस ऑफिसर्स ट्रेस कर रहे हैं। और जैसे ही उसने वापस अपने गांव में फोन किया, पुलिस को ये बात पता चल जाती है कि इस टाइम इसके पास ये फोन है। जैसे ही उस फोन की लोकेशन निकाली जाती है तो उसे ये बात पता चलती है कि वो इस टाइम एक ट्रेन में बैठा हुआ है और वो रुड़की के पास पहुंचने वाला है। तो पुलिस जल्द से जल्द रुड़की पुलिस से संपर्क करती है और वहां पर जाकर उसे रेलवे स्टेशन पर ही पकड़ लिया जाता है। पारस को इस टाइम पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था। रूबी को भी पुलिस के द्वारा अपनी हिरासत में ले लिया जाता है। वो इस टाइम पुलिस के पास बिल्कुल सेफ थी। तो पारस को जैसे ही गिरफ्तार किया गया, उससे पूछताछ की गई और सारी की सारी बाकी डिटेल निकाली गई। तो उसके बाद एक काफी ज्यादा अजीब कहानी सामने आती है। ये बात पता चलती है कि पारस और रूबी पिछले लगभग 2.5-3 साल से एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में थे। ये एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार किया करते थे और यही कारण था कि पहले भी इनके गांव में इसी बात को लेकर पंचायत हो चुकी थी। पारस का तो ये कहना था कि वो रूबी के साथ शादी करने वाला है, लेकिन रूबी के माता पिता ने इस बात से साफ इनकार कर दिया। और उसके बाद एक दिन ऐसा भी आया जब पारस ने ये बात सोच ली थी कि वो रूबी के बिना तो रह ही नहीं सकता, वो उसे अपने साथ भगाकर कहीं और लेकर जाने वाला है। जैसा कि अब पारस के द्वारा और इनके बाकी गांव वाले जो भी सामने आ रहे थे, वो इस बारे में डिटेल से बातें अब पुलिस ऑफिसर्स को बता रहे थे। तो उसके बाद ये बात पता चलती है कि जैसे ही पारस को ये बात पता चली कि इस टाइम रूबी अपनी माँ के साथ इस तरीके से खेतों में जा रही है, तो उसी टाइम उसने भागने का प्लान बना लिया था और वो सीधा का सीधा रूबी के पास जा पहुंचता है। वो रूबी को ये बात बोलता है कि वो उसके साथ इस टाइम भागने के लिए तैयार है। लेकिन उस टाइम रूबी की माँ वहां पर मौजूद थी और उसने इस बात से साफ इनकार कर दिया कि वो उसकी बेटी को बहकाने की कोशिश कर रहा है। ये दोनों आपस में इस टाइम यहाँ पर लड़ाई करने वाली पोजीशन पर आ चुके थे और दूसरी तरफ रूबी की माँ अपने खेत में गन्ने साफ करने के लिए वो हथियार तो लेकर जा ही रही थी। इसी सीना झपटी में वो हथियार रूबी की माँ को लग जाता है और उसके बाद पारस अपने साथ काफी सारे दोस्तों को तो लेकर गया ही था, वो लोग रूबी को अपने साथ लेकर एक दूसरी जगह पर आ जाते हैं। ये बात कही जाती है कि सबसे पहले वो लोग खैतौली जाते हैं और उसके बाद दिल्ली जा पहुंचते हैं। 9 जनवरी को जैसे ही उसे ये बात पता चलती है कि उसकी ये खबर तो इस टाइम न्यूज में आ चुकी है, दूसरी तरफ रूबी की माँ ने अपनी जान गंवा दी है, तो वो अपने आप को बचाते बचाते गुड़गांव अपने एक दोस्त के पास आ जाता है। लेकिन अभी भी उसे यही बात लग रही थी कि आज नहीं तो कल वो दोबारा से पकड़ा जाएगा और उसके बाद पुलिस उसे छोड़ने वाली नहीं है। तो वो अपने आप को बचाने के लिए अपनी बहन के पास सहारनपुर जाने की तैयारी करने लगता है। और इसी टाइम जब वो ट्रेन में सहारनपुर जा रहा था, उसी टाइम उसने एक व्यक्ति का, जो कि सामने ट्रेन में बैठा हुआ था, अननोन व्यक्ति, वो उसे जानता तक नहीं था, उसने उससे ये बात कही कि क्या वो उसका मोबाइल कुछ एक देर तक इसे दे सकता है, क्योंकि ये अपना मोबाइल नहीं लेकर आया और इसे अपने घर पर बात करनी है। सामने वाला बंदा पहले तो थोड़ा झिझक जाता है कि इस तरीके का नौजवान लड़का काफी ज्यादा ये पढ़ा लिखा भी दिख रहा है, तो क्या इसके पास खुद का मोबाइल नहीं है। लेकिन बाद में जैसे कि उसकी कंडीशन थी, वो बेचारा बार बार उससे मिन्नतें कर रहा था, तो उसने उसे मोबाइल दे दिया। और जैसे ही पारस को ये फोन मिलता है, उसने अपने गांव के डॉक्टर के पास कॉल करके ये बात बताई कि वो इस टाइम कहां पर जा रहा है, कहां से वो आ रहा है और इस टाइम वो कहां पर है। दूसरी तरफ पुलिस के पास जैसे ही ये नंबर पहुंचता है, तो पुलिस ने इस नंबर को ट्रैक भी करना शुरू कर दिया और बहुत जल्द पुलिस ऑफिसर्स रुड़की रेलवे स्टेशन पर जा पहुंचते हैं और इन दोनों को ही अपने वहां पर कब्जे में ले लेते हैं। इस टाइम पारस के ऊपर केस चल रहा था, तो इस केस पर काम करने वाली मीडिया पारस के वकील के पास जा पहुंचती है और उससे जब जाकर पूछने लगती है कि यहाँ पर क्या कुछ हुआ, तो उसके वकील का ये कहना था कि ये दोनों के दोनों, लड़का और लड़की, आपस में एक दूसरे से प्यार किया करते थे, लेकिन रूबी के घर वाले इस रिश्ते के बिल्कुल खिलाफ थे। पारस इस बात से साफ इनकार कर रहा है कि उसने किसी का कत्ल नहीं किया और ना ही वो किसी का कत्ल कर सकता है। वो तो सिर्फ और सिर्फ रूबी के साथ शादी करना चाहता था और वो उसे वहां से लेकर भागने की कोशिश कर रहा था। जज साहब ने पूछा अपना नाम बताइए, उसने बताया जी मेरा नाम पारस है और पिताजी का नाम ये है। और मैंने उसमें पूछा कि ये क्या प्रक्रिया जो भी चली वहाँ पे, तो उसने केवल 2 शब्द कहे हैं कि मैंने कोई हत्या नहीं की है, मैं इसमें निर्दोष हूँ, मुझे बचा लीजिए, इसमें कि मेरे द्वारा कोई हत्या नहीं हुई है। तो साफ साफ ये बोल के गया है। अपहरण के मामले में मेरी पर्सनल बात हुई थी, मैंने उससे पूछा कि अपहरण का है, इसमें क्या अपहरण किया है, तो उसने कहा कि नहीं, अपहरण मैंने बिल्कुल नहीं किया है, हम लोग मर्जी से गए थे। उसने बताया कि 2.5-3 साल से हमारा रिलेशन है। मौत के बारे में यही कहा कि कुछ छीना झपटी उस टाइम पे हुई है उन लोगों की, तो उसमें बाकी इसमें कोई लंबी वार्ता नहीं हो पाई। तो
इसमें इस चीज़ का पता नहीं चल पाएगी हत्या का क्या मेन रीज़न। हम जाएंगे उससे बात करेंगे फिर इसमें बता देंगे। इनका जो है हम दोनों ही थे। उसने लड़के ने कहा कि ये जो बलकटी वाला है कि हमारी छीना झपटी में ये बलकटी लग गई थी, और रही बात उसकी, उसने कहा कि मैंने कोई हत्या नहीं करी है। और फिर वो कहने लगा कि हमने पूछा भाई कहाँ कहाँ रुके, क्या हुआ, तो उसने कहा कि भैया अभी मेरे दिमाग का संतुलन ठीक नहीं है, मैं पूरी रात से जगा हुआ हूँ, 2 रात से मैं सोया नहीं हूँ। पुलिस का प्रेशर उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा था कि रिलेशन कितने दिन से था, तो उसने बताया कि रिलेशन हमारा जो है पिछले 2.5-3 साल से था। हाँ, उसने कहा कि मैंने कोई हत्या नहीं करी है, कि वो बलकटी जो है छीना झपटी में उसकी मम्मी को लग गई है। इसके बारे में जो थोड़ा यहाँ अपने सूत्रों के माध्यम से पता लगा है तो यही कहा है कि लड़की जो है 2-2.5 साल से रिलेशनशिप में थी, और उसने जो बयान में कहा है कि उसने लड़के ने उसके साथ कोई गलत काम नहीं करा है। काफी सारे इनके गांव वाले भी सामने आते हैं जिनका कि ये कहना था कि ये दोनों के दोनों लड़का और लड़की पिछले काफी दिनों से एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा प्यार किया करते थे, रिलेशनशिप में ये लोग थे, और लड़की के परिवार वाले इस चीज के लिए नहीं मान रहे थे, और यही कारण था कि काफी बार हमारे गांव में पंचायत भी हुई थी। हाँ, ये घटना तो बड़ी है देखने में, पर सच्चाई कुछ और है, ये नहीं हम बता सकते। नहीं सच्चाई तो बताओ, मैं तो सच्चाई पूछने ही आया हूँ। ये बताने के लिए गाँव की बात है, मुझे सांस फूला मेरा। आज सुनने में कुछ ऐसा भी आ रहा है, ये प्रेम प्रसंग चल रहा था इनका, लड़का लड़की का दोनों का। कोई पंचायत भी हुई थी, इन्हें पहले पैसे वैसे भी दे दी थी, लेकिन लड़की नहीं बाज आई। लड़की ने कुछ सुनने में आ रहा है, हमने देखा नहीं जी, कि लड़की नहीं प्रहार करा और लड़के को लेके भाग। मामला ये है जी, इनका 2-2.5 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा। अच्छा। लड़की का और लड़के का जो है, कई बार पंचायत भी हुई गांव में, कुछ पैसे धेले भी दिए गए, अब भाई लड़की की शादी कर लो, ऐसे बात है लड़के वाले की तरफ से, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन वे भी नहीं मानने, लड़के भी नहीं मानने। आखिरकार वे फरार हो गए, जैसे भी हुए सुबह 8 बजे जैसे भी इनकी बात हुई, और लड़की को ऐसा बताया जा रहा कि लड़की नहीं झट्टम झोले में, वे जैसे जंगल पंगल जाते छोड़ने के लिए, तो झट्टम झोला हुआ उनका, पलकटी लगी या मारी, ये लड़की का ही मैटर है। लड़का तो 16 साल का 9वीं क्लास में पढ़ा है, लड़की 23 साल की, तो हम तो ये कह रहे लड़की लेकर भागी, लड़का नहीं लेकर भागा। अच्छा। गलती हमेशा लड़की की रहती है, प्रशासन या समाज कुछ भी कहो। और अभी भी ये केस यूं का यूं चल रहा है। वैसे दोस्तों, आप लोग इस केस के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप लोगों को इस केस के बारे में और कोई भी डिटेल पता हो तो उसके बारे में भी बताना बिल्कुल ना भूलें। और दोस्तों, इस तरीके की कहानी सुनाकर मैं आप लोगों को डिस्टर्ब तो नहीं करना चाहता, लेकिन सचेत जरूर करना चाहता हूं। तो आप लोग अपना ध्यान रखिए और इसके साथ साथ अपनों का ध्यान जरूर रखें। स्टोरी सुनाने का अगर तरीका पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर ऑफबीट पॉडकास्ट को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और इसी के साथ दोस्तों, आज का शाउट आउट मम्मी ची मिनी को, एंड राइट ए ब्यूटीफुल कमेंट टू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं एक और नए ट्विस्टेड केस के साथ।